वालेकुम दोस्तों, छड़ी मौसम अगर मैं खुश आने लिया जनाब पायन कप्तान लम्मा ही गया अंदर 100% कन्फर्म है, क्योंकि 9 मई को रियासत की तरफ से जो अहम तरीन फैसला किया गया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनाब अपना जो कप्तान है अडयाला जेल में जो मुकीम है उनको अब वसी तक मफाद के अंदर अंदर ही रखा जाएगा और उनके बाहर आने के लिए जो दरवाजे कुंडियां हैं उनको वेल्ड करा दिया गया है ताकि ना बुआ खुले ना ही बारी खुले। 9 मई की पहली बरसी के मौके पर रियासत की तरफ से इंतशारियों को लगाम डालने का न सिर्फ पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है बल्कि इस हवाले से 3 अहम तरीन ऐलानात भी सामने आए हैं। यानी अब रियासत किसी को अपने खिलाफ जो है ना वो चूंचा करने की ना इजाजत देगी और ना ही हल्ला शेरी। रियासत अब किसी को यानी अपनी जो रियासत है वो उसको किसी को इस बात की इजाजत नहीं देगी कि वो उसको अपने मासी का वेड़ा समझे और यहाँ पर आकर दन दनाता फिरे और जो मर्जी हरकत करेगी ना मैं अपने मासी के घर आया तो मैं जो मर्जी करने की इजाजत है। इस तरह का अब किसी के लिए कोई रियायत मौजूद नहीं होगी और ऐसे तमाम लोगों के अरसा हयात को तंग कर दिया जाएगा। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आई हैं और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के हवाले से वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में कुछ अहम तरीन फैसलों का ऐलान किया गया है और 3 ऐसे फैसले हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रियासत अपने रिजॉल्व पर किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि आज भी 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं यानी तीनों मुसल्लह अफवाज उनकी तरफ से एक मुश्तरका बयान भी सामने आया है और इस मुश्तरका बयान में भी इस बात का मुकम्मल तौर पर अदा किया गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लिहाजा आज वफाक यानी रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान दोनों की तरफ से इस बात का वाज़े ऐलान आया है कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज 9 मई के वाक़यात के ऊपर वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर मुनक्कद किया गया और पार्लियामेंट बिल्डिंग के में होने वाले इस इजलास के अंदर न सिर्फ वफाकी काबीना के अरकान मौजूद थे बल्कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के जो तमाम के तमाम पार्लिमानी लीडर्स हैं वो भी इस खसूसी इजलास में शरीक भी थे और वहाँ पर उन्होंने इजहार ख्याल भी किया। इस इजलास की सिग्निफिकेंस ये भी है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज खिलाफे तवक्को बड़ा ठंडी मीठी और होम्योपैथिक तकरीर करने के बजाय एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तकरीर की और लेकिन उससे बढ़कर इंपॉर्टेंट बात है वफाकी काबीना के इजलास में किए जाने वाले फैसले और ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से किए जाने वाला फैसला जिसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया गया है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर जिम्मेदारी फिक्स की गई है। 9 मई के हवाले से जो भी यहाँ पर दंगा फसाद किया गया था, जिस तरह का जलाओ घराव किया गया था, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर फिट कर दी गई है। इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट पहलू सामने आया है कि निगरान दौर के अंदर 9 मई के वाक़यात पर एक तहकीकात के लिए काबीना की खसूसी कमेटी कायम की गई थी और इस कमेटी ने मुख्तलिफ इदारों के साथ जो निगोसिएशंस करके मुख्तलिफ इदारों की होने वाली तहकीकात को अपने साथ जोड़कर एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट को साबिक निगरान दौर में जब मोहसिन नकवी साहब जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने ये रिपोर्ट निगरान हुकूमत को जो फेडरल गवर्नमेंट थी जिसमें अनवारुल हक काकर साहब मौजूद थे उसमें पेश की थी और ये आखिरी अय्याम थे निगरान गवर्नमेंट के जब ये रिपोर्ट वहां पर सबमिट की गई थी। अलबत्ता पंजाब गवर्नमेंट के महकमा दाखिला की इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना लिया गया था, लेकिन उसके बाद इस बात का फैसला किया गया था कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसी तरह का इनिशिएटिव लिया जाएगा। लेकिन चूंकि 8 फरवरी के इंतखाबात का दौर था और उस मौके पर इस बात का ख्याल रखा गया कि जनाब इस मौके पर अगर हमने इस रिपोर्ट को भी जो है वो मंजर आम पर ले आए और इस रिपोर्ट के तमाम तर कॉन्टेंट्स भी शेयर कर लिए गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में एक मरतबा फिर मजलूमियत का कार्ड खेलेगी और वो सारी की सारी सूरत हाल को अपने हक में टिल्ट करने की कोशिश करेगी। लिहाजा इस मामले को जरा रोक लिया गया। अब आज वफाकी काबीना के इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये काबीना पंजाब काबीना की जो रिपोर्ट है वो पेश की जिसमें तहरीक इंसाफ को 9 मई में के वाक़यात में बराह रास्त
मुलव्वस करार दिया गया है और ये बात कही गई है कि जनाब इस रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना अब जो है वो कानून साजी भी करेगी ताकि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसका मतलब ये है कि इस एक चीज़ के अंदर 2 खबरों का अहाता किया गया है। नंबर 1 कि वो जो रिकॉर्ड है, जो ये रिपोर्ट है, ये अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है और इस रिपोर्ट को बतौर एविडेंस मुख्तलिफ अदालतें जहाँ पर 9 मई के मुकदमात ज़ेर समात हैं उनको तेज़ करने के लिए इस रिपोर्ट को बतौर रिकॉर्ड जो तहकीकात की गई हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उनको अदालत के रूबरू रखा जाएगा ताकि अदालत इस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद जो ज़मानत पर हैं या ज़मानत पर नहीं और उनके मुकदमात सिविलियन कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनको इस रिपोर्ट और इस रिकॉर्ड की मौजूदगी के अंदर मुल्ज़म ठहराने की और मुजरम ठहराकर उनको सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए केस को बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ प्लीड किया जाएगा। वफाकी काबीना के इस इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया है कि 9 मई के हवाले से मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए एक खास और एक ऐसा कानून भी वज़ा किया जाएगा जिसके ज़रिए इन तमाम लोगों को सिंगल आउट करके अलग किया जाएगा और उसके बाद उनको सज़ा दी जाएगी और उनके लिए ख़ास तौर पर इस कानून के अंदर इस बात की गुंजाइश रखी जाएगी कि इस एविडेंस को जो 9 मई के वाक़यात का है, जो सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली मुख्तलिफ पोस्ट से रिलेट करता है, जो इस बात से रिलेट करता है कि जनाब ये जो वीडियोज़ हैं इनको हमने एविडेंस के तौर पर लेना है या नहीं लेना, ये जो नया कानून बनेगा इसमें इन तमाम चीज़ों का अहाता किया जाएगा और ये बात को तय किया जाएगा कि स्पेसिफिकली 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को सज़ाएं दिलवाने के लिए इस एविडेंस को, इस मवाद को जो सोशल मीडिया पर मौजूद है बतौर एविडेंस इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ इस कानून साजी के अंदर आर्मी एक्ट के में तरमीम भी जो है वो तजवीज़ की गई है जिसके तहत ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में किया जा सकेगा और इस कानून में मौजूद इबहाम को भी दूर कर दिया जाएगा ताकि किसी को कोई शिकवा शिकायत ना रहे और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में जारी समात है, जो मामलात हैं, उसमें भी ये जो मुजवज़ा कानून साजी है वहाँ पर भी वो काफ़ी मुआवन साबित हो सकती है। इसका मतलब ये है कि रियासत जो है वो अब तगड़ा हाथ डालने जा रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट ऐलान जो इसी वफाकी काबीना के इजलास में किया गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस इक़दाम के लिए जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे हैं वो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब सोशल मीडिया को कैंडे में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर ये जो झूठ फैलाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर इसका रास्ता रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली ही PAF में पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया था और वो इससे पहले भी एक से ज़ायद मरतबा इस बात की अहमियत पर जोर दे चुके हैं कि जनाब झूठ अपनी जगह पर है, खबर अपनी जगह पर है, जो खबर है सच्चाई पर मबनी है, बेशक उसके ऊपर आप जिस मर्जी के पर तनकीद करें इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा और झूठ की तिजारत इसको किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जो झूठ की तिजारत है इसका नुकसान रियासत और रियासत में बसने वालों को होता है और इसका नतीजा अदम इस्तेहकाम की सूरत में निकलता है और अदम इस्तेहकाम इस वक्त पाकिस्तान को किसी भी सूरत वारे में नहीं है। लिहाजा सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए एक जानिब तो पहले ही एक गैर एलानिया पाबंदी लग चुकी है सोशल मीडिया ऐप एक्स फॉर्मर ट्विटर के ऊपर, लेकिन अब इसके साथ साथ सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया था। लेकिन आज वफाकी काबीना के इजलास में इस हवाले से पीका एक्ट में भी तरमीम करने का फैसला किया गया है और इसके अंदर सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स को शामिल करने का फैसला किया गया है जिसमें सोशल मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ जो इस वक्त प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट भी किया जाएगा और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं उनको भी मंजर आम पर लाया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई जो सुकम कानून के अंदर मौजूद हो उसको भी दूर किया जा सके। लिहाजा ये जो सोशल मीडिया वाला काम है ये ज़रा अब तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ेगा। पीका एक्ट के अंदर तरमीम की जाएगी और उसके ज़रिए कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ भी बनाई जाएंगी और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक पावरफुल अथॉरिटी भी कायम की जाएगी जो वजारत IT के मातहत काम करेगी और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो एक रेगुलेटरी बॉडी तश्कील दी जाएगी उसके अंदर पैमरा
بھی شامل ہوں گے، اس کے اندر جو دیگر یہ جو ہے سوشل میڈیا سے ریلیٹ کر دی ٹیلیکوز ہیں، پیمرا ہے، اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں، پی ٹی اے ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل کی جائے گی تاکہ ایک مکمل انپٹ لیا جائے، اور ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اسی ریگولیٹری باڈی میں شامل ہوں گے، اور اس کا مقصد سوشل میڈیا کے اندر ایسی تمام پوسٹ جو کسی بھی حوالے سے شر انگیزی کا سبب بن رہی ہوں ان کو جو ہے وہ ہٹانا، اور شر انگیز پوسٹ میں شیئر کرنے والے افراد کو جو ہے وہ کافر کردار تک پہنچانا، ان کو قانون کے شکنجے میں لے کے آنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ واقعتاً ایک ایسا ٹول بن چکا ہے جس کو لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں جو آج کے دن میں آئی ایس پی آر کی طرف سے، مسلح افواج کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے۔ یہ صرف 2 پیراگرافز ہیں اس طویل بیان کے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو صورتحال کی نزاکت اور حکومت کی طرف سے لوگوں کو اور خاص طور پر ملزمان کو اور 9 مئی کے ملزمان کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے سنجیدگی کا اندازہ ہو سکے۔ فوجی ترجمان کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے، یقینی بنانا ہے کہ آئندہ کوئی ہمارے ہیروز کی یادوں کی بے حرمتی اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کی بے حرمتی کی جرت نہ کر سکے۔ شرپسند عناصر نے بیانیہ توڑ مڑوڑ کر خود کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کی۔ ان شرپسند عناصر نے الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور کرنے والوں سے کسی بھی صورت کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ 9 مئی سانحہ کی منصوبہ سازوں، سہولت کاروں کو قانون کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور مسلح افواج اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا عہد کرتی ہے۔ اور یہ جو ریزالو ہے یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جناب کہ کسی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اب بھی جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، یہ جو 3 مجوزہ قانون ہیں، جو 3 اقدامات فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو رپورٹس تھی پنجاب کیبنٹ کی کابینہ کمیٹی کی اور یہاں پر قائم ہونے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی، اس کی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا کر مقدمات میں پیش کرنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے جو فیڈرل کابینٹ کی طرف سے لیا گیا۔ دوسرا، 9 مئی کے ملزمان کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے قانون میں ترمیم کا فیصلہ، تبدیلیوں کا فیصلہ۔ اور تیسرا، سوشل میڈیا پر جھوٹ کی فیکٹریوں کو، جھوٹ کی دکانوں کو بند کرانے کے لیے اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرانے والے پروپیگنڈا کے راستے کے اندر رکاوٹ کو کریٹ کرنا، ایک دیوار کو کھڑا کرنا، یہ ایک تیسرا اہم فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے اب جو اپنی طاقت کے ساتھ اس کو رسپونڈ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ موجود ہے کہ ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے عدالتوں کے سامنے ثابت کیا جائے گا، کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ الزامات بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عدالتوں کے اندر چیزیں آتی ہیں وہاں پر جو رویہ اپنایا جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت ساری عدالتوں کے اندر، خاص طور پر اعلیٰ عدالتوں کے اندر بھی اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جناب یہ جو سائفر، مثال دیتا ہوں، کل سائفر کیس کی سماعت تھی۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے عدالت کے روبرو بتایا کہ وہ جلسہ جس کے اندر عمران خان صاحب نے مبینہ طور پر سائفر کو لہرایا تھا، جو کہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوا تھا، اس جلسے کو کور کرنے والے کیمرہ مین نے بھی بیان دیا ہے اسی تحقیقاتی ٹریبیونل کے سامنے، اور اس کے بعد یہ جو عدالت تھی جس میں سائفر کیس سنا گیا تھا اس کے جج کے روبرو بھی کہ جناب میں اس جلسے کی کوریج کے لیے موجود تھا، عمران خان صاحب نے جیب سے کاغذ نکالا تھا اور کاغذ نکال کر لہرایا تھا اور اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہ ہے وہ سائفر، یہ ہے وہ دھمکی جو مجھے امریکہ سے موصول ہوئی ہے۔ تو اس پر آپ کو پتا ہے جج صاحب نے کیا کہا؟ جج صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ کو اس کیمرہ مین کو کیسے پتا چلا کہ عمران خان نے سائفر لہرایا؟ اور بھائی وہ خود کہہ رہا ہے، عمران خان تقریر کرتے ہوئے کہ یہ ہے وہ دھمکی۔ تو جب عمران خان خود بتا رہا ہے کہ جناب یہ ہے وہ سائفر، یہ ہے وہ دھمکی، تو پھر کیمرہ مین نے تو وہی بتانا نا جو کیمرے کی آنکھ نے دیکھنا ہے، یا جو اس کے کانوں نے سننا ہے، یا جو نیشنل میڈیا کے اوپر چیز پلے ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ چیزوں کے اوپر ایک ایسی ایمبیگوٹی کا کویسچن مارک لگایا جائے جس سے بہت سارے ایشوز کے اوپر سوالات کریٹ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے 9 مئی کے ایسے تمام مقدمات جو اس وقت عدالتوں میں ہیں وہاں پر اس بات
بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب مثال دیتا ہوں آپ کو، فواد چودھری کوئی چھلاوا تھا جو لاہور میں بھی موجود تھا، جو کراچی میں بھی موجود تھا، جو کوئٹہ میں بھی موجود تھا، جو پشین میں بھی موجود تھا، جو ملتان میں بھی موجود تھا. بھائی فزیکل اپیرنس کی بات نہیں ہوتی، بات آج کل تو یہ چل گیا موبائل کے اوپر بیٹھ کر آپ نے جو مختلف گروپس ہیں وہاں پر آپ نے آ کر لوگوں کو انسٹیگیٹ ہی کرنا ہے کہ بھائی وہاں پر پہنچو، وہاں پر پہنچ کے فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر جا کر اٹیک کرو. اس کے لیے فون کال کرنا ہی کافی ہے، پرسنل جو پریزنس ہے وہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جناب میں 9 مئی پر جو ہے وہ کراچی میں تھا، FIR میرے خلاف جناب باولپور میں درج ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ میں چھلاوا تھا 2 منٹ میں ادھر سے ادھر چلا گیا. بھائی یہ چھلاوے کی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح کی جو چیزوں کو ڈیولپ کیا جاتا ہے یہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامے کو کریٹ کیا جائے اور ایک سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ابہام کریٹ کیے جائیں، لوگوں کے ذہن کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کیے جائیں. اور اب ان تمام ڈاؤٹس کے ازالے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ یہ جو 3 امپورٹنٹ فیصلے کیے گئے ہیں آج فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر، یہ تینوں کے تینوں گیم چینجر بھی ثابت ہوں گے اور پاکستان سے انتشار کے خاتمے کا سبب بھی بنیں گے. اپنے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.